अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसूतुल्लाह खान और शाहजेब जिल्लानी। पीटीआई के कारकुन अली बिलाल की मौत कैसे हुई, कल से यही सवाल पूछा जा रहा है और आज इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि जितने मालूमात हम इकट्ठे कर सके हैं इस वक्त तक वो आपके सामने पेश करें। कल शाम अली बिलाल की मौत की खबर आती है और उनकी लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लग जाती हैं। तस्वीर में आप जाहिर देख सकते हैं कि कनपट्टी से सर से और शायद नाक से भी खून बह रहा था। इसके साथ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब एक वीडियो भी अपलोड करते हैं जिसमें अली बिलाल और पीटीआई के कुछ और कारकुनान एक पुलिस वैन में है। ये वीडियो आपने कल भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। इस पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ एक सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या ये कल की ही वीडियो है, यानी कि ये कल के लाहौर में जो लड़ाई हुई है पुलिस और कारकुनान के बीच में, कारकुनान जो कल गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये कल की वीडियो है या फिर ये जेल भरो तहरीक की वीडियो है। जैसे मैंने कहा, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि रोशनी डालने की। लेकिन इसके साथ साथ और भी शवाहिद हैं। एक पीटीआई के कारकुन काशिफ फयाज ने गवाही दी है कि बिलाल और उनको एक साथ ही गिरफ्तार किया गया था और उनका कहना है कि ये वीडियो ही है। पहले उनकी बात सुन लीजिए। वालेकुम जी, मैं पीटीआई कारकुन काशिफ फयाज। आज है जी 9 मार्च बरोज़ जुमेरात, कल थी 8 मार्च बरोज़ बुध, जो कि पीटीआई ने रैली का इंतकाद किया था। मैं और ज़िले शाह कल प्रिज्म वैन में इकट्ठे बंद थे। मुझे अभी भी पता चला है कि जी वो पुलिस गिरी चल रही है, पुलिस कह रही है ये उसकी पुरानी वीडियो। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, आज से पहले ना तो मैं और ज़िले शाह कभी किसी जगह पे इकट्ठे बंद हुए, ना किसी प्रिज्म वैन में बंद हुए हैं। ये पुलिस झूठा केस कर रही है, झूठा क्लेम कर रही है कि जी उसकी ये पुरानी वीडियो है। मैं खुदा को एक दफ़ा फिर हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि वो कल की ही वीडियो है और मैं उसका आई विटनेस हूँ। वो मेरे साथ प्रिज्म वैन में बंद था और भी मेरे दोस्त थे और भी पीटीआई के बहुत कारकुन थे। तो ये जो पुलिस अपनी झूठी बातें फैला रही है ना, ये सरासर झूठ बोल रही है। अली बिलाल को ज़िले शाह और प्यार से शाह जी भी कहा जाता था और अक्सर पीटीआई के जलसों और ज़मान पाक में ये आपको मिलते थे। बहुत वहाँ पर रिपोर्टर से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, ये टाइमलाइन क्लियर करने की वजह ये है क्योंकि जाहिर है कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि बिलाल पुलिस के तशद्दुद के बाइस मारा गया। कल तक पुलिस और इंतज़ामिया का कहना था कि ये एक एक्सीडेंट था। कुछ चीज़ें जिसमें बदलती रही हैं, बयानात भी बदलते रहे हैं, अभी उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और इसके साथ साथ बतौर सबूत, शायद बतौर सबूत ये भी पुलिस का कहना है कि इनको किसी प्राइवेट गाड़ी में सिर्फ अस्पताल में छोड़ दिया गया था। ये कभी तक तस्लीम नहीं किया गया पुलिस से, जहाँ तक मेरा इसमें इल्म है कि वो पुलिस के हिरासत में था। अच्छा, इसके साथ बतौर सबूत कुछ सीसीटीवी फुटेज आप नहीं कह सकते लेकिन इमेजेस, क्योंकि ये स्टिल इमेजेस हैं, वो भी मंजर आम पर आई हैं। अब इनमें क्या पता लग रहा है आप खुद फैसला कर सकते हैं। एक में एक 4x4 काली वीगो नज़र आ रही है, नंबर प्लेट उसकी नज़र नहीं आ रही। दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्ट्रेचर में ज़िले शाह अली बिलाल को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है और फिर कुछ लोग हैं, अब हमें नहीं पता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको ड्रॉप किया है। हम अपने नुमाइंदे से ये भी सवाल पूछेंगे, या फिर ये अस्पताल में जो लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, ये वो है। अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस जो है वो, ये आप जरा बताएं। देखिए, हर नए दिन जाहिर है कि एक नई बात सामने आनी चाहिए और आ भी रही है। जो आईजी पंजाब हैं, एक तो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। कल उन्होंने कहा था पुलिस तर्जुमान ने कि ये हादसा है जी। अच्छा, जब आपने कह दिया कि ये हादसा है तो फिर इंक्वायरी कमेटी क्या बात करेगी, कौन सी तहकीक करेगी? और मज़े की बात है कि ये इंक्वायरी कमेटी जो 2 रुकनी है, दोनों पुलिस ऑफिसर्स पे ही मुश्तमिल, जाहिर, ठीक है, महकमा जाती है। अच्छा, चले, इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी, बड़ी अच्छी बात है और 3 दिन में इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इसी दौरान डीएसपी हैं कोई साबिर अली, उन्होंने रेस कोरस थाने में एक एफआईआर कटवाई हुई है पीटीआई के नामालूम कुछ कारकुनों के ख़िलाफ़ कि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए और इस दौरान अली बिलाल मर गया।
तो मतलब अच्छा सुन लें, अली बिलाल मर गया, अच्छा इसमें जाहिर है कि कैसे मरा, क्यों मरा, कल एक्सीडेंट से मर गया, आज पथराव के दौरान और डंडे चलाने के दौरान मर गया, और इस एफआईआर में एंटी टेररिस्ट एक्ट की क्लॉजेस भी डाल दी गई हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं मतलब दिन ब दिन अच्छा आगे अच्छा बढ़ती जाएगी। फिर इसमें एटीए इसलिए डाला गया कि 3 सरकारी गाड़ियां भी डैमेज हुई हैं। कल जो सोशल मीडिया में हम फुटेज देख रहे थे उसमें पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो पीटीआई की गाड़ियां जो हैं अपने डंडों से डैमेज कर रही थी। तो अच्छा यहाँ 13 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं और 6 पीटीआई वाले ज़ख्मी हुए हैं। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे और कहानी बदल रही और है। बदलती रहेगी। मतलब इसमें पुलिस जो है वो मुद्दई है, पुलिस कह रही है कि हम विक्टिम हैं और सारा अग्रेशन उस तरफ से हुआ है। तो पीटीआई ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक इसका नहीं है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट वसीम रियाज साहब। डॉक्टर से भी बात हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की, और अभी थोड़ी देर पहले ही वसीम ने हमें जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अली बिलाल की वो भी हमें पहुंचाई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर सहाफ़ी ज़ुहैब हसन काज़मी साहब, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जिसके बाद पुलिस के वर्जन पर थोड़ा सा शक पैदा होता है। वसीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आगाज़ करूँगा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमारे सामने है, इसको भी हमने देखा है। 2 चीज़ें इसमें मैं नोट करूँगा कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मौत ज़ख्मी होने के कुछ लम्हों बाद ही हुई थी। आप थोड़ी सी इसमें रोशनी डाल सकते हैं कि और क्या कहा गया है इस इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि किस किस्म के जख्म थे अली बिलाल पर? जी वसीम जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस प्रोग्राम में बिठाया और इससे बात करने के लिए बुलाया। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पोस्टमार्टम जो है अस्पताल के मुर्दा खाना में किया गया है। लाहौर में इस टाइम 3 अस्पतालों में मुर्दा खाने, जहाँ पर शहर के मुख्तलिफ थानों से डेड बॉडीज को जो वो लाया जाता है, जो लोग कत्ल होते हैं उनका पोस्टमार्टम वहाँ पर किया जाता है। तो थाना रेस कोर्स को पोस्टमार्टम के लिए जो थाना रेस कोर्स है, यहाँ इसको जनरल अस्पताल का डेड हाउस जो वो लगता है जहाँ इसका पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन ये पोस्टमार्टम जो है वो म्यू अस्पताल में किया गया। और ये जो रिपोर्ट है ये जनरल अस्पताल के मुर्दा खाना ने जो है वो जारी की। इस हवाले से जब मैंने म्यू अस्पताल की इंतजामिया से बात की आज, तो उनका कहना था कि इंतजामिया या हुकूमत ऐसा कर सकती है, उनके इख्तियार में है, वो हंगामी सूरत में किसी भी डेड हाउस से जो है वो पोस्टमार्टम करवा सकती है। यहाँ तक तो उनकी बात ये क्लियर हुई, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है उसमें तो ये वाज़ेह है कि इस पर तशद्दुद किया गया। इसके सर पर जो है वो गहरे जख्म के निशानात हैं। चोट लगने से इसके दिमाग में खून जो है वो जमा हो गया, जिसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हुआ, और इसके अलावा इसके लबे में और जिस्म के दीगर अज़ा में खून जो है वो जमा, जो इसकी मौत की वजह बना। ताहम इस पर मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जिस्मानी अज़ा के कुछ नमूने जो है वो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को जमा दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने पर ही कोई हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। ठीक। अच्छा वसीम, एक और बात, ये जो सीसीटीवी फुटेज के जो हम स्टिल्स देख रहे हैं, इसकी बाकायदा कोई फुटेज है या आपने देखी है, या सिर्फ अभी तक यही 4 जो तस्वीर है यही गर्दिश कर रही है? देखिए, अभी तक जो मीडिया के जो पास जो चीज़ आई है वो ये तस्वीरें ही सिर्फ आ सकी हैं। बिल्कुल इसकी सीसीटीवी फुटेज है, जो सर्विस अस्पताल के जो कैमरे हैं उनमें ये तमाम मनाजर जो हैं वो महफूज किए गए हैं, क्योंकि इससे कबल भी सर्विस अस्पताल की फुटेज जो है वो जारी होती रही, जिसमें खासतौर पर अगर कोई बच्चा या बच्ची अगवा हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो अस्पताल से फुटेजेस जो है वो सामने आती हैं। तो ये भी फुटेज जो है वो पुलिस ने हासिल कर ली, और अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक एसएसपी इमरान कीचर और एसएसपी लीड सादिक डोगर की सरबराही में जो है वो ये टीम 2 रुकनी टीम जो है वो तश्कील दी थी, जिसने बाकायदा जो है वो काम भी शुरू कर दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है। जो तहकीकाती टीम है उसने ना सिर्फ ये सीसीटीवी फुटेज हासिल की है, बल्कि इन तस्वीरों में जो ईडी के जो एहलकार नजर आ रहे हैं, जो डेड बॉडी को अंदर शिफ्ट करते हैं, उनके बयानात भी जो है वो कलमबंद कर लिए गए हैं। पुलिस राय का भी इस सवाल ये कहना है कि पुलिस को उन 2 लोगों की तलाश है जो काले वीगो डाले पर वहाँ आए, और जो अली बिलाल है उसको वहाँ छोड़ के वहाँ से फरार हो गए। उन दोनों के मिलने के बाद ही मजीद हकायक जो है वो सामने आएंगे। ताहम अभी तक सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा भी 5 मुख्तलिफ कैमरा की सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो इस तहकीकाती टीम ने हासिल की हैं। जो अस्पताल के अंदर की फुटेज थी वो भी हासिल कर ली गई हैं।
और जो बयानात थे जो जो एहलकार वर्दी पे मलबूस जो है वो नजर आते हैं, जिनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। अब मजीद तफ्तीश का दायरा कार जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और सुबह मजीद तफ्तीश की जाएगी, जिसके बाद जो है वो मजीद हकाइक सामने आएंगे, क्योंकि आईजी पंजाब ने 3 रोज में ये रिपोर्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अब इस रिपोर्ट को कितने रोज में मुकम्मल किया जाता है ये तो आने वाले दिन नहीं बता। जाहिर है। शुक्रिया वसीम। अच्छा, अब 2 चीजें यहाँ पर साबित हैं। एक तो हमें पता है कि उसकी लाश एक काली वीगो में अस्पताल पहुंचाई गई। दूसरी चीज जो साबित है वो ये है कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और ये इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सद खाने की रिपोर्ट है उसमें ये बातें जाहिर हैं। उसकी तस्वीर भी आपने देखी होंगी। क्या अली बिलाल वाकई पुलिस की हिरासत में था? एक तो वीडियो आपने देखी है जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी और सोशल मीडिया पर गर्दिश करी है, लेकिन आज एक और वीडियो अपलोड हुई है और ये ज़ुहैब काज़मी साहब ने अपलोड किया। अभी हम ज़ुहैब काज़मी साहब भी हमारे साथ हैं। पहले मैं ज़रा वो वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ज़रा चलाइए। किधर से आए आप लोग? शेखपुरा से, जनियारा शेर खां से। क्या हाल है शाह जी, आपको भी पकड़ लिया है? तो फिर अब क्या इरादा है आपका? कोई बात नहीं, खासा की खातिर जान भी देने को तैयार हूं। खान के लिए जान भी हाजिर है। आप कितने लोग हैं टोटल? 10 लोग से आया हूं मैं। और पकड़ा किधर से इन्होंने? जमानपुर के पास से हम खड़े थे, कर दिया। ज़ुहैब साहब, ये वीडियो आपने बनाई थी और ये कब की वीडियो है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जहाँ तक इस वीडियो की बात है, ये वीडियो कल की तारीख में तकरीबन 4 बजे के करीब का वक्त है, जब मैं अपनी कवरेज दौरान ड्यूटी वहाँ पर मौजूद था। तो मैंने 3 से 4 क्लिप जो हैं वो मुतवातर बनाए थे, जिसमें पहले क्लिप में मैंने ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो दिखाने की कोशिश की, अपने न्यूज़ रूम में भेजा वो। दूसरा क्लिप मैं जब उसी क्लिप बनाने के बाद इस वैन के पास पहुंचा और इसमें कुछ लोगों को अंदर देखा, तो मैंने इन लोगों से जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए, जो आपने भी कुछ देर पहले देखा, जिसमें मैंने बाकायदा तौर पर पूछा कि इसमें शाहजी भी थे। शाहजी मैंने इसलिए उनको कह के बुलाया कि मैं इनको जो ज़िले शाह है जी, इनको मुझे आज पता मालूम हुआ था कि इनका नाम बिलाल है। ज़िले शाह के नाम से मैं इनको अक्सर जो है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग की ड्यूटी से अंजाम देते हुए अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुलूसों में या फिर जब से इमरान खान जो हैं ज़मान पाक में रिहाइश पज़ीर हैं, उस वक्त से मुतवातर इनसे मुलाकातें होती रहती हैं। और ये मौसूफ जो कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये अक्सर जितना भी मीडिया इमरान खान के गेट नंबर 1 पर मौजूद है, वहाँ पर ये अक्सर झंडा उठाकर मौजूद रहते थे। तो लाहौर का जितना भी मीडिया है, कैमरामैन, सोशल मीडिया वाले या जो रिपोर्टर्स हैं, सारे इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते थे और सब इनके नाम से या इनसे वाकिफ थे। क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेगुलरली रिपोर्टर नहीं, लेकिन जनरल जब भी मुझे जाना मेरा होता था तो मैं भी इनको अच्छे से जो है इनसे तारुफ था मेरा। तो इनको देखने पर ही मैं इनकी आवाज़ सुनकर मैंने इनको देखा, जबकि आप लोग कहाँ से हैं, और इन्होंने जब बताया कि मुलाउस, तो मैंने इनसे पूछा और उनका नाम लेकर मैंने पूछा कि आपको भी गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने बोला जी। और काफ़ी वो ठीक हालत में थे उस वक्त, तो उन पर कोई ऐसा वो जख्म या कुछ ऐसा मुझे नहीं नज़र आया। तो कहाँ से गिरफ्तार किया ये भी मुझे मालूम नहीं, मुझे सिर्फ वो वैन के अंदर दिखाई दिए, जिस पर मैंने उनसे 2 सवाल किए और उसके बाद मैं उसी वैन से आगे की तरफ निकला। और तीसरा क्लिप मैंने जो है ट्रैफिक का मज़ीद एक ट्रैफिक का बनाया, और जो चौथा क्लिप मैंने मोबाइल से बनाया उसमें इसी वैन के अंदर जो है 2 और मज़ीद लोगों को जो है गिरफ्तार करके पाकिस्तान ये पंजाब पुलिस ने जो एहलकार है इन्होंने डाला पुलिस वैन में। ये 4 क्लिप जो है मेरे मोबाइल के उसी पोजीशन से जो है वैन के आगे और पीछे से ये 4 क्लिप जो है वो बनाए। और ये क्लिप मैंने तकरीबन उसी वक्त बनाने के फ़ौरन साथ अपने, क्योंकि मैं अपने ऑफिस की ड्यूटी पे था, रिपोर्टिंग ड्यूटी पे था, तो मैंने ये क्लिप फौरी तौर पर अपने जो चैनल अपना हमारा न्यूज़ ग्रुप है हमने उसमें शेयर किए। और जब अफसोसनाक खबर के मुझे की मिली तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है एक शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए थी, और दोबारा से पॉइंट आउट मेरा जो है मैंने अपने चैनल को भी किया। और जब अपलोडिंग की बात है तो मैं रात को काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर मेरे सामने काफ़ी देर हम सुबह से लेकर शाम तक हमने ये वाक़या जो है पूरा कवर किया।
और तकरीबन मैं माल रोड और जुमान पार्क से लेकर जे रोड की दोनों रूट पर हम मौजूद थे 7 बजे तक शाम को। तो उस वक्त तक हमने तकरीबन तमाम जो भी वीडियोस क्लिप बनाए और वो शेयर किए अपने दफ्तर में। तो मैं जब घर गया तो शाम रात सोने से पहले जो है ये मैंने क्लिप अपने फेसबुक पे जो है अपलोड किया। तो ज़ोहेब, मैं बस एक बार फिर मैं वाजे करना चाह रहा हूँ, ये क्लिप्स आपने बनाए हैं, ये तकरीबन 4 से 5 बजे के दौरान आपने बनाए हैं। वाजे है इसके अंदर कि अली बिलाल उस वक्त पुलिस की हिरासत में था, और ये भी वाजे है कि उस वक्त वीडियो में आप देख सकते हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, इन पर कोई तशद्दुद के निशानात नहीं थे। ऐसा ही है। और क्या ये कितने बजे हॉस्पिटल लेके गया है? रात के वक्त इसका 6-7 घंटे के दौरान कार्रवाई। जी एक वक्फा लेते हैं, एक वक्फा लेते हुए खुद को जाएगा। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं पीटीआई के कारकुन अली बिलाल की, और हमारे साथ हैं ज़ुहैब हसन काज़मी, जिन्होंने कल ही एक अपने मोबाइल से वीडियो बनाई है जिसमें वाज़े है कि तकरीबन 4 से 5 बजे के दौरान अली बिलाल उर्फ शाहजी उर्फ ज़िले शाह सलामत थे और पुलिस की हिरासत में थे। ज़ुहैब, आपसे 2 और सवाल है। एक सवाल तो ये है कि जो बाकी कारकुनान हम देख रहे हैं इस पुलिस वैन में, उनके साथ आपका कोई राब्ता हुआ है? आपको पता है कि वो इस वक्त कहाँ है? जी देखिए, जो ये वीडियो मैंने बनाई थी कल 4 बजे के तकरीबन कुछ मिनट पर 20 या 15 से 20 मिनट 4 बजे के जब का टाइम था, उस वक्त जब मेरी इन कारकुनान से बात हुई, जब ये वैन के अंदर मौजूद थे, इनमें से मैं सिर्फ ज़िले शाह जो है शाह जी के नाम मैंने पुकारा, उनको मैं जानता था जी। उसके अलावा जितने लोग थे उनसे मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, और जब शादी को मैंने पहचाना तो मैंने उनसे पूछा कि आपको गिरफ्तार कर लिया है और अब आपका क्या इरादा है। तो उसका जवाब भी आपने सुना वीडियो में, जो काफ़ी जज्बाती जवाब था कि इमरान खान के लिए जो है वो जान भी कुर्बान कर। इसके बाद मैंने बाकी लोगों से जो है उनकी तादाद पूछी कि आप टोटल कितने लोग इस वैन में मौजूद हैं। उस वक्त तक इस वैन में 10 लोग जो है वो मौजूद थे, और इस वीडियो क्लिप के बाद मैं है क्योंकि वहाँ पर मुसलसल तौर पर पंजाब पुलिस और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनके दरमियान जो है वो आगे बढ़ने के रस्ते पर जो है वो सादम हो रहा था, चैलेंज की जा रही थी। तो मैं वहाँ से आगे बढ़ा और काफ़ी देर तक जो है हम आगे की तरफ जो जेल रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कंटेनर्स मौजूद थे, वहाँ पर चैलेंज हुई, हम फिर वहाँ पर गए। वापस आने तक तकरीबन जब हम 5 बजे तक मैं वहाँ पर माल रोड पर जहाँ पर मौजूद था, वो ये वैन वहाँ पर तकरीबन 5 बजे तक खड़ी रही। 5 बजे के बाद ये वैन जब वहाँ पे झड़पें दोबारा से चैलेंज वगैरह की गई, तो वैन को वहाँ से मूव कर लिया गया, और कहाँ लेके जाया गया ये हम नहीं देख पाए क्योंकि हम अपनी ड्यूटी पर मामूर थे। लेकिन 4:20 तक की जो ये वीडियो है, ये मेरे अपने मोबाइल से बनी थी, जो मैं जिसमें मैंने शायरी से बात भी की, और इस वीडियो को फिर मैं रात को अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पर भी अपलोड करके सोया कि मुझे अफसोस है इस बात का कि एक शख्स जो है वो पुलिस हिरासत में दिखाई दिया, और उसके बाद जो है उसकी शहादत की या हलाकत की खबर आती है। मेरी। अच्छा ज़ुहैब, बस एक आखिरी सवाल, आपको कुछ इल्म है कि ये जो कल जो अब ये इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं बची, मैंने कहा इसलिए पूछ ही लेते हैं, कल जो खान साहब ने जो वीडियो अपलोड की है, आपको कोई अंदाज़ा है कि ये कल की वीडियो थी या फिर ये जेल भरो तहरीक की वीडियो थी? इसके बारे में कोई इल्म है आपको? देखिए एक शख्स मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी वीडियो जिसमें ज़िले शाह से मैंने बात भी की, उसमें एक शख्स और ज़िले शाह के साथ जो है वो अपनी बात का जवाब देता है, और उसमें और जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो अपलोड हुई, उसमें भी एक शख्स जो है वो ज़िले शाह के साथ मौजूद है, साथ बैठा हुआ है जी। इन दोनों शख्स की ड्रेसिंग, इन दोनों शख्स के कपड़े अगर देखे जाए तो वो मैच है, दोनों शख्स इकट्ठे हैं। इतना हसीन इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि अगर वो भी वीडियो पुरानी है। हाँ। तो क्योंकि मेरे से ये सवाल आज मेरे हमारे चैनल पे भी ये डायरेक्टर न्यूज़ ने था, और हम ये काफी बैठ के हम इसको रिसर्च किया, हमने देखा कि दोनों वीडियोस में ये शख्स जो है इकट्ठा है, ज़िले शाह भी और वो शख्स भी, वो मुझे उस शख्स का नाम नहीं आता, लेकिन वो शख्स दोनों साथ थे, और वो मेरी वीडियो में भी और दूसरी वीडियो में भी जो है वो ज़िले शाह के साथ मौजूद है। ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने पॉइंट आउट किया, और जिससे मुझे थोड़ा सा ये आइडिया हुआ कि ये वीडियो जो है दोनों सेम डे की है। ठीक। तो इसके बाद जो है
मैंने ये अपने ट्विटर हैंडल पर दोबारा से जो है ये सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब साहब, थैंक यू इन्फॉर्मेशन। और अब इससे क्या नतीजा लिया जाए सर? पहले तो वक्फा लिया जाए, पहले उसके वक्फा बाद लिया जाए, बात फिर की उस पर जाए। बात करते हैं। वक्फा लें। बुध को लाहौर में जो पुलिस एक्शन हुआ उसमें पीटीआई के एक कारकुन की मौत वाक़ हो गई। पिछले आधे घंटे में हम उसका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मौत कैसे वाक़ हुई। अब तक जो हमारे पास मालूमात सामने आई है उसके मुताबिक वो कारकुन जो है पुलिस की तहवील में था और फिर कुछ घंटों बाद उसकी तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो अस्पताल के सामने लाई गई। इस वक्त तक हमने जो सुना है उससे लग ये रहा है कि पुलिस ने जो बेजा ताकत इस्तेमाल की, अली बिलाल उसी का निशाना बना। पुलिस ने कहा है कि हम इंक्वायरी करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा है हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम निगरान हुकूमत के जो रवैये हैं जब से ये आई है निगरान हुकूमत, जिस अंदाज़ में कल हपड़ दपड़ में सेक्शन 144 लागू किया गया, पूरा जो ऑपरेशन हुआ शुरू तो वहाँ से हुआ, उसके बाद से पूरा एक माहौल है जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सीरियस सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ये फ़िलहाल तो पीटीआई का कारकुन था, लेकिन ये किसी और पार्टी का भी कारकुन हो सकता था। और गवर्नमेंट की तरफ से इतना एक्सेसिव फोर्स यूज़ करना एक रैली को मुंतशिर करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, ये जो आपने कहा ना 144 लागू, हाँ, ये ओरिजिनली 7 दिन के लिए लागू की गई थी क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा था ना, रैलियां जो निकल रही थी। आज 144 हटा ली गई, हटा दिया, हाँ, इसलिए कि अब दहशतगर्दी का खतरा नहीं, ये है नहीं। देखिए अभी 144 क्यों लगाया आपने? मतलब देखिए, लेट्स कॉल अ स्पेड यार, ये सारे जो बहाने हैं ये झूठे हैं। कोई दहशतगर्दी, अच्छा हया मार्च हो रही थी, औरत मार्च हो रही थी, हमने कहा कि कैसे, हमने कहा कि बंद कर दो। नहीं, सीधा सीधा आप नहीं चाहते थे कि पीटीआई की जलसा निकले। अगर निकलता तो क्या होता बॉस, क्या हो जाता, क्या होता, कौन सी कोई कयामत आ जाती। ज़्यादा से जाते मार्च करते, नारे बुलंद करते, फिर घर ही चले जाते ना। कौन सा उन्होंने मॉल रोड पर हयात तो नहीं बैठना था। मामला जो है ना वो सिर्फ लाहौर तक नहीं है। लाहौर में अब जो हो रहा है ना उसका असर बाकी सूबों पे कैसे पड़ रहा है, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल ये है कि कोयटा में आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है, उसने इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट निकाले हैं कि पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके कोयटा के सामने पेश करे। अब कोयटा तो खान साहब आप सोच रहे होंगे कभी गए नहीं, और उस दौरान, और वो तो जब से गोली लगी है वो जमान पार्क में ही कैद हैं, तो कोयटा किस चक्कर में आ गया बीच में। तो हुआ ये है कि 5 फरवरी को जमान पार्क के बाहर इमरान खान ने अपने कारकुनों से खिताब किया होगा। उसमें उन्होंने कौमी इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की और आवाम को उकसाया है। इस पे कोयटा की अदालत ने नोटिस ले लिया और वहाँ किसी ने शिकायत की तो उन्होंने कहा जी ये कर दिया जाए। तो लेवल अब यहाँ तक आ गया है कि जमान पार्क लाहौर में जो हरकत होती है उसका नोटिस कोयटा में लिया जा रहा है। अच्छा, अब आज मैंने एक और ख़बर पढ़ी जिससे मुझे शक हुआ कि भैया आला अदालतों के फ़ैसले अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और ये रोज़ बरोज़ ये तासुर इसलिए तक़वियत पा रहा है कि आज तो बहुत वाज़े तौर पे एक तस्वीर सामने आई है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में एक इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना को बुलाया गया। कहना उन्हें यह था कि जी आम इंतखाबात के लिए 65 अरब रुपए चाहिए और ये जो 2 सूबों में एक्सरसाइज होने वाली है इसके लिए 20 अरब रुपए चाहिए। तो सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा कि सर 5 अरब रुपए तो आपको दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे दिए गए हैं। तो बाकी 15 अरब कहने लगे वो मुश्किल है, जो इक़्तिसादी हालात है मुल्क के उसमें मुझे नहीं लगता कि हम 15 अरब रुपए स्पेयर कर पाएंगे इन 2 सूबों के इलेक्शन के लिए। लेकिन मैं वफाकी हुकूमत से और बात करता हूँ तो हो सकता है हो ना हो, लेकिन यह कि मैं यकीन से नहीं कह सकता। लॉ एंड ऑर्डर का इशू ये है कि 3.5 लाख लोग चाहिए, चाहे वो मुसल्लह अफवाज से हों, रेंजर से हों, पुलिस से हों, दोनों सूबों में एट ए टाइम। उसके लिए ज़ाहिर है कि वो बजट उसमें भी शामिल है। ये हो गया, उस तरफ से भी कोई वाजे अभी तक क्लियर कट उन्होंने यकीन दहानी नहीं करवाई है। अच्छा, अब ये जब 2 चीज़ें नहीं हैं तो बाकी इलेक्शन कमीशन क्या, वो जो है ना अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा। फिर जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं
वो हैं जिन्होंने वज़ीर आला के साथ मिलके उन्होंने कहा ठीक है आप असम्बली तोड़ना चाहते हैं, मैं असम्बली तोड़ देता हूँ, तोड़ दी। अब ये जो गवर्नर ग़ुलाम अली हैं, इनसे कल इलेक्शन कमीशन के वक्त ने मुलाकात की, सर डेट दे दें, उन्होंने कहा जी मैं 1 हफ़्ते बाद दूंगा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें 14 तारीख को इस्लामाबाद में अपने दफ्तर में बतौर मेहमान मदऊ किया कि सर आके चाय पीजिए और हो सके तो डेट दे दीजिए। तो अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना धनिया पी लिए ना, चिल मूड जो है वो सूरत हाल है। उसमें अब रह गए 54 दिन आइन के लिहाज से, 45 दिन कम से कम चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को, और आज तक की सूरत हाल ये है। बिल्कुल। अब यही जो बड़ा सवाल है कि ये मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर आदिल शाहज़ेब जो हमारे साथी एंकर हैं, उनको मरीम नवाज़ ने एक खुसूसी इंटरव्यू दिया है। उसमें 2-3 इंटरेस्टिंग बातें हैं, मेरा ख्याल है कि हम भी कर लें और फिर उस पर थोड़ी सी बात भी कर लें। इलेक्शन की जैसे आपने बात की ना कि जो मारूजी हालात हैं उसमें तो अभी तक लोगों को पता नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं, इवन दो पंजाब में शेड्यूल जारी हो चुका है, पहले तक नहीं पता लगेगा। तो जब आदिल शाहज़ेब ने मरीम से ये सवाल किया कि आप क्या अभी भी तज़ब्ज़ुब में हैं, इलेक्शन से फ़रार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने न सिर्फ इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी, बल्कि मुस्लिम लीग नून आज अवाम के अंदर मौजूद है इंतखाबात की तैयारी के लिए। आपने मेरी तकरीरें सुनी हैं, कन्वेंशंस के अंदर मेरा जो वर्कर्स है उनसे ख़िताब आपने सुना है, और बिल्कुल हम कोई सिलेक्टेड लोग नहीं हैं, हम इलेक्ट होके आते हैं। वो तो उसको फ़िक्र हो जो सिलेक्ट होके आया था। तो इंतखाबात के लिए हम पूरी तरह इंशाल्लाह तैयार हैं। मेरा 70% काम ख़त्म हो चुका है। तो इस वक्त देखें जो मुस्लिम लीग नून जो है उसका पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, वो डिफेंसिव पर है, गवर्नमेंट डिफेंसिव पर है, लेकिन मरीम ऑफेंसिव पर है जी। और जो हम पहले सुन रहे थे कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो एक बयानिया बनाएं कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। उसके 2 अहदाफ हैं, एक तो ज़ाहिर है कि जुडिशरी का रोल था, दूसरा मिलिट्री का रोल था। जुडिशरी में उन्होंने बाकायदा टारगेट किया जस्टिस खोसा को, साकिब निसार साहब को। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपको पता है जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे तो एक वफद उनके पास भेजा गया और कहा गया कि खोसा को एक्सटेंशन दे दो, जस्टिस खोसा को। और ये जो आज जस्टिस खोसा छुपे हैं ना अपने घर में, ये आइन और कानून का हाल देख लें। ये उस वक्त एक्सटेंशन मांग रहे थे नवाज शरीफ साहब जो पनामा बेंच में शामिल थे, जस्टिस पनामा बेंच में शामिल थे, वो उसी वक्त जब केस और आप देखें कि मॉरल रेक्टिट्यूड उस वक्त कहाँ था। क्या बातें ये करते होते थे कि सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, इनकी औलादें, इनकी फैमिलीज़ उस कोर्ट में बैठी हुई थीं और शादियाने बजा रही थीं, नाच गा रही थीं कि नवाज शरीफ आज डिस्क्वालीफाई होने आए। साकिब निसार साहब ने माफ़ी मांगी नून लीग से। वो क्या बात थी वो मैं कोट नहीं करना चाहती, क्योंकि जिनके साथ हुई मेरे साथ हुई, लेकिन इस चीज़ को क्योंकि वो उनकी फैमिली मेम्बर थी, उसको बाहर लेके आना आई डोंट थिंक ये मुनासिब है। थोड़ी सी इंसान को कहीं मुझे ख़ानदानी रवायात और मुरब्बत और ईथॉस आगे आ जाता है। इतना तो बता दें वो माफ़ी किस वजह से मांगी थी? माफ़ी किस वजह से मांगता है इंसान? ज़मीर पे बोझ होता है ना। नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि क्यों माफ़ी दें मुझे? भाई ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, गलत सज़ा दी थी तो माफ़ी मांगी। ही वॉज रिफरिंग टू पनामा, जो पनामा और जो उसके बाद पनामा के बाद पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। तो ये तो मरीम नवाज साहिबा के दावे जो अदलिया के हवाले से हैं, उन्होंने फ़ौज के किरदार पे भी बात की, वो हम दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के बयानिए की, जो कि मरीम नवाज़ ने आज उनकी तरफ से सामने आया। आदिल शाहज़ेब के साथ उन्होंने इंटरव्यू में कहा। पहले हमने आपको बताया कि अदलिया के हवाले से वो क्या कह रही हैं, इलेक्शन के हवाले से क्या कह रही हैं। अब ज़रा सुनिए कि जनरल फैज़ हमीद का जो किरदार रहा इन 4 बरसों में, उस पर वो क्या कह रही हैं। उम्मीद है कि अब उन्होंने एतराफ़ अगर कर लिया है, इकबाल जुर्म कर लिया है, तो जो हमारा इदारा है, जो अफ़वाज पाकिस्तान का इदारा है, उसको वो ख़ुद इस चीज़ पे नोटिस लेगा, क्योंकि इकबाली बयान तो उनका आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टिग्मा वो थे इदारे के ऊपर, इदारा ख़ुद उसका एहतसाब करे।
इस इंटरव्यू में एक जगह उन्होंने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की कि हम इलेक्शन चाहते हैं लेकिन उससे पहले हम इंसाफ चाहते हैं। ये आपको याद है एक पुराना एक नारा होता था हमारे डिक्टेटर्स का कि एहतसाब, इलेक्शन से पहले एहतसाब। अभी नवाज लीग का ये कि इंसाफ, और ज़ाहिर है कि इंसाफ किसके लिए? मियाँ नवाज शरीफ के लिए। आदिल ने उनसे ये भी पूछा कि आप देखती हैं कि ये मौजूदा अदलिया से उनको क्या इंसाफ मिलेगा? तो उसका उन्होंने थोड़ा गोलमोल जवाब दिया कि हम ये नहीं कहते कि सारे जजेस पे हमें एतराज़ है, अदलिया वैसे ठीक है और हमें इंसाफ है। तो अब ये सूरत हाल है कि अच्छा ये बताओ, ये जो इन्होंने फैज़ हमीद की बात की है, इकबाल जुर्म की बात की है, कामरान खान की कहा है कि जी कोर्ट मार्शल इनका किया जाए, और कामरान खान ने उनके हवाले से कहा है कि जी मैं तो उस ज़माने में मेजर जनरल था और ये कैसे मुमकिन है कि एक मेजर जनरल जो है वो रिजीम चेंज कर सके। और इस दौरान ये ख़बर भी आई कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज़ हमीद और उनके भाई के ख़िलाफ़ करप्शन और ज़राए से ज़्यादा आमदनी, फैज़ हमीद के भाई को अपने ओहदे से हटाया गया था फॉर मिसकंडक्ट, तो उनकी छानबीन जो है शुरू हो गई है। अच्छा अब मसला ये है कि एक तो ये एलिगेशन, आप ये देखें कि जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान, फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं मरियम नवाज़। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। दूसरे ये जो दलील आई है, अगर ये वाकई फैज़ हमीद ने कहा है जी मैं तो मेजर जनरल था, मेरा क्या है, तो मुझे वो तहरीक लब्बैक का वो धरना याद आ जाता है जब वज़ीर आज़म ये थे इमरान खान, नहीं वो जो भी थे, हाँ अब्बासी साहब। हाँ, तो उस वक्त जिस तरह हुकूमत बैकफुट पे गई है और जिस तरह ये जामिन बने थे उस ज़माने में, वो है। दूसरे ये है कि ये जो होता है ना कि जी एक मेजर जनरल क्या कर सकता है, तो यार ये बातें फिट नहीं होती हैं। अच्छा मुझे तहरीक लबैक नहीं याद आ रहा, मुझे याद आ रहे हैं जो दूसरी जंग अजीम के बाद जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे ना, तो उसमें अक्सर जो फौजी क़यादत थी उस वक्त की जर्मनी की, उनका डिफेंस था कि यार मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। इसको फिर तारीख में न्यूरमबर्ग डिफेंस कहा जाता है। जाहिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन प्रिंसिपल मेरा ख्याल एक ही है। ये जो इंसाफ, पहले इंसाफ की बात, अच्छा बहुत लोग आपस से एग्री भी कर सकते हो कि यार देखें नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन आपका नहीं ख्याल कि थोड़ी देर कर दी है? और पर्सन स्पेसिफिक क्यों है जी, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ बेइंसाफी हुई है? ये तो नहीं, मतलब चीज़ें, ये तो अपने नवाज लीग का ये कहना है कि वो जो कुछ हुआ, जो भी वो प्रोजेक्ट था नवाज शरीफ के साथ तो हुआ ही हुआ, लेकिन मुल्क को भी बहुत नुकसान हुआ। नहीं, वो सब कुछ, और मेरा ख्याल है कि ये बात सही है कि हम अगर उन 4 सालों में देखें तो आपकी मईशत, आपकी सियासत, आपकी अदलिया, आपकी सहाफ़त, हम हर लिहाज से मुल्क मुतासर हुआ। एक थ्योरेटिकल सवाल है, एकेडमिक सवाल है, जो नवाज शरीफ साहब पहले भी करना चाह रहे थे कि जी मुझे जनरल मुशर्रफ का मुझे एहतसाब करना है, और वही चीज़ उसको ला के खड़ा किया एस्टैब्लिशमेंट के सामने। इस दफ़ा चलें जो हमारी अस्करी क़यादत है, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ लेट्स से जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़, लेकिन ये दोबारा क्या नवाज लीग इसकी अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि अच्छा अब देखो एक और बात, क्योंकि उसूलन तो एक सही बात है कि अगर किसी ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है, इलेक्शन रिग किए हैं, तो उनका एहतसाब होना चाहिए, वरना ये बार बार होगा। एक बात जहन में रखनी चाहिए कि आप जो मर्जी कर लें, उन पे केस चला लें, साबिक जनरलों पे कुछ भी कर लें, जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है उनके लिए वो अजीज़ ही होते हैं। मसलन आप देखें कि याहिया खान हो या मुशर्रफ हो, उनको कौमी परचम में लपेट के सलामी देखिए अभी आई थिंक कि हमें बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों बातें हैं इमरान खान साहब की कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करें और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फरमाइशी प्रोग्राम, नहीं तो सियासी बयान भी तो एक चीज़ होती है ना। अब देखें अगेन क्या कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। ठीक है, फ़र्ज करें कि अगली इलेक्शन में खान साहब के बाद खान साहब आ जाते हैं, क्या वो वाकई ऐसा करेंगे, मतलब या एज अ प्राइम मिनिस्टर इस चीज को पुश करेंगे, यानी ये देखने वाली बात होगी, फिर इन सवालात की आपको जवाब मिलेंगे। लेकिन अभी भी देखें ना, गवर्नमेंट के पास इतना इख्तियार नहीं है। जो बयानात सामने आ रहे हैं गवर्नमेंट के वजीरों की तरफ से, वो ये कि जी हाँ होना चाहिए, विच मींस कि हम नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, अच्छा इदारा खुद करे। मुझे ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग, और अगर इस नहीं पॉलिटिकल तो है, मतलब है तो सारे ये मुल्क की पॉलिटिक्स ही है। सियासतदान को ये जोम है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेके अपनी मनमानी कर सकता है,
तो नवाज शरीफ की 97 की भारी मेजॉरिटी जो है, भारी मैंडेट, वो याद रखना चाहिए। और भुट्टो साहब ने जब हुकूमत बनाई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख़्याल है जिन्ना साहब के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर था शुरू के 2 साल वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। कुछ नहीं कर सके थे वो। तो ये इल्यूजन भी जहन से निकाल देंगे जी 2/3 मेजॉरिटी होगी, अगर भले इमरान खान हो या भले मरियम हो कुछ कर लेंगे, इसलिए कि वो चीज़ें और हैं जिन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों से। और वो भी पर्सन स्पेसिफिक कि जी दुनिया शुरू होती है इमरान खान से, इमरान खान पे ख़त्म होती है, दुनिया शुरू होती है नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ पे ख़त्म होती है। और इस दौरान मुल्क का कबाड़ा होता जा रहा है, अवाम पिसते जा रहे हैं। सियासी बहस चलती रहेगी। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।